बच्चों, हम विज्ञान में भी पढ़ते हैं एक परमाणु की संरचना, जिसके केंद्र पर और उनके कई कवच और विभिन्न वृत्ताकार पात पर अनेक इलेक्ट्रॉन। जैसे ही इलेक्ट्रॉन और कवच की संख्या बढ़ती है, उनकी त्रिज्या में भी परिवर्तन होता है। हम पढ़ रहे हैं, चाहे छोटा सा एक परमाणु की संरचना हो या बड़ा सा ब्रह्मांड, जिसके मध्य में केंद्र में सूर्य है और उनके वृत्ताकार अनेक पाथ पर अनेकों ग्रह भ्रमण करते हैं। ऐसी बहुत सी संरचना हम देखते हैं, चाहे भूगोल हो, चाहे केमिस्ट्री हो। आप ध्यान से देखिए, ऐसी बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारी जो हमें वृत्त से मिलती है और आगे जाकर यह स्टडी हमें बहुत कुछ सिखाएगी। तो वृत्त के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं और जानते हैं, ताकि हमारे आगे की स्टडी में हमें उपयोग आए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत। बच्चों, हजारों पैर हो उसके, मगर यकीन मानो अंधेरा दौड़ नहीं सकता रोशनी की तरह। मुसीबतें लाख हो हम पर, है भरोसा हमें, कहर बढ़ नहीं सकता जिंदगानी की तरह। बच्चों, हमेशा रोशनी की तरह तेज रफ्तार से हम बढ़ते रहें और अपने ज्ञान को भी बढ़ाते रहें। आज हम वृत्त के बहुत इम्पॉर्टेंट जो आगे के सवालों में हमें वह कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। इसे ध्यान से समझिएगा, क्योंकि समझना ही बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम समझे रहेंगे तो आगे के सवालों को बहुत ही आसानी से चुटकियों में हल कर सकेंगे। अब हम देख रहे हैं कि जैसे पिछली वीडियो मैंने कहा कि हम वृत्त को तोड़ते हैं। जब हम वृत्त को तोड़ेंगे, कोई रेखा से या कोई रेखा बीच में जा रही है, तोड़ रही है, तो उसके दो हिस्से होंगे, हो सकता है और भी हिस्से हो सकते हैं। तो उनको तोड़ने वाली एक रेखा हो सकती है। इस तरह से देखिए, एक रेखा इसको तोड़ दी, एक आध रेखा और हो सकती है जो इसे तोड़ देगी। ऐसे विभिन्न रेखाएं एक वृत्त की अनेक टुकड़े कर सकती है। तो इस तरह से जब टुकड़े होते हैं, तब हम उन टुकड़ों को चाप कहते हैं। हम उन टुकड़ों को चाप कहते हैं। जैसे इस वृत्त को जैसे भी टूटा हुआ हो, इस वृत्त के 3 टुकड़े हो गए हैं, जिसे हम कहेंगे 3 चाप। इसे हम चाप कहेंगे, पहला चाप, दूसरा चाप, तीसरा चाप। अब जैसे कि अगर 2 चाप हो या 3 चाप हो, उसमें कोई छोटा होगा, कोई बड़ा होगा। तो अगर बड़ा होता है तो उसे हम दीर्घ चाप कहेंगे, और अगर छोटा है तो उसे हम लघु चाप कहेंगे। इस तरह से एक, अब चाहे अगर ये टुकड़ा नहीं होता तो एक रेखा इसको 2 भागों में बांट देती, और एक होता लघु चाप, एक होता दीर्घ चाप। तो जरूरी नहीं है वो 1-2 ही टुकड़े हो, और भी उसके टुकड़े हो सकते हैं, जैसे हमने ये किए। इस तरह से, और ये इस तरह से तो टुकड़े हुए ही। अगर केंद्र से कोई चीज, 2 रेखा, केंद्र से 2 किरण आगे बढ़ती हैं, तो भी वृत्त के टुकड़े होते हैं। तो ये सारी ये सारी चीजों को हम आकृति के रूप में समझते हैं कि किस तरह से ये होता है। आओ देखें, अब इस आकृति में हम देखेंगे कि एक रेखा ए बी है, जो ए और बी वृत्त पर स्थित 2 बिंदु हैं, उनसे जाने वाली यानी पास होने वाली एक रेखा इस वृत्त को 2 टुकड़ों में बांट देती है। इसे हम कहेंगे लघु चाप और दीर्घ चाप। लघु चाप और दीर्घ चाप। तो ये दीर्घ चाप कौन सा होगा? केंद्र जिसमें होगा वो होगा दीर्घ चाप, और केंद्र से बाहर, ये तो छोटी सिंपल सी बात है, जो छोटा होगा उसे हम लघु कहेंगे, और जो बड़ा होगा उसको हम दीर्घ चाप कहेंगे। लघु चाप और दीर्घ चाप, इस तरह से। अब इस चाप का नाम हम लिखते हैं। चाप का नाम हमें लिखना भी आना चाहिए। अब जैसे ए से शुरू हुआ यह चाप, और बीच में हमें एक बिंदु वाई मिला, और फिर ये खत्म हुआ यह चाप बी पर। इस रंग को ए वाई, ये चाप। अगर इस ब्लैक चाप को हम देखें तो इस चाप का नाम होगा चाप
AYB। और इस पिंक का पाथ या जो चाप छोटा दिख रहा है पिंक कलर का, ये लघु चाप, इसका नाम हम लिखेंगे चाप AXB। इस तरह से हम चाप का नाम लिखते हैं। अगर सिर्फ ये दो चाप का यहाँ पे इन चापों का नाम लिखना हो तो भी हम लिख सकते हैं। इस चाप का नाम होगा चाप AY। और इस तरह से इस चाप का नाम लिखना हो तो हम लिख सकते हैं चाप XB या BX। तो जहाँ दो बिंदु से टुकड़े हो चाप के, उस चाप का नाम हम लिख सकते हैं। जैसे हम इस चाप का नाम लिख सकते हैं AX और इस चाप का नाम लिख सकते हैं BY। तो इस तरह से जरूरी नहीं है कि सिर्फ दो ही, इस वृत्त के कई टुकड़े हो सकते हैं और विभिन्न टुकड़ों का अलग अलग नाम होगा और ये होंगे चाप, विभिन्न चाप। अब टुकड़े हो गए, टुकड़े होने के बाद हम उसको जोड़ भी तो सकते हैं ना। अब जैसे AXB के दो छोटे छोटे चाप हुए। अब अगर मैं कहूँ कि AX प्लस यानी ये छोटा चाप और A छोटा चाप मिलाकर ये चाप पूरा बना। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ टूटती है तो उसको अगर हम जोड़ेंगे तो फिर से वही संरचना बनती है तोड़ने के बाद। तो उसी पर जिस तरह से वो टूटी है उसी तरह से उसको जोड़ना भी जरूरी। और अगर अलग तरह से जोड़ोगे तो वह नहीं जुड़ेगा और वो बराबर संरचना नहीं बनेगी। जैसे कि हम AX है और अगर हम YB इस चाप को और इस चाप को जोड़ेंगे तो वह हमारी संरचना नहीं बनेगी, क्योंकि इसके बीच में यह XB आता है। तो क्रमशः जो चाप मिलेंगे उन्हीं को हम जोड़ेंगे और उनका योगफल ज्ञात कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं इस संकल्पना से। केंद्र हमारा O है इस वृत्त का, और इस वृत्त में जो केंद्र है, इस केंद्र से दो किरणें आगे बढ़ती हैं अगर, तो भी इस वृत्त के चाप के टुकड़े होते हैं इस तरह से। अब देखिए, O से किरण चली OA और केंद्र से किरण दूसरी OB चली, तो वृत्त के इस चाप को यानी पूरे वृत्त खंड को दो टुकड़े में बांटा। एक चाप हो गया APB और दूसरा चाप हुआ AQB। तो ये दीर्घ चाप हुआ, जो बड़ा है वो दीर्घ चाप, और जो केंद्र से ये बना वो हो गया लघु चाप। और ये क्योंकि केंद्र पे बना हुआ कोण है यानी कि थीटा, ये थीटा का मान हमारा हमेशा बदलता रहेगा। कभी ये 60, 80, 90 पूरा बहुत सारे हो सकते हैं। तो अब इस केंद्र का नाम O है और यह केंद्र से जो दो किरणें चली यानी कि ये जो त्रिज्या आगे बढ़ी, ये त्रिज्या, अब ये त्रिज्या हुई, OA त्रिज्या है और O भी त्रिज्या है। इन दोनों त्रिज्याओं द्वारा हमें एक चाप मिलता है APB और दूसरा एक दीर्घ चाप मिलता है AQB। बच्चों, ये दो चाप, और इसे हम कहेंगे लघु चाप और इसको भी हम कहेंगे दीर्घ चाप। यहाँ पर रेखा द्वारा हमें लघु चाप और दीर्घ चाप मिला था, यहाँ पर दो त्रिज्याओं द्वारा हमें लघु चाप और दीर्घ चाप मिल रहा है। तो इस लघु चाप है जो, और त्रिज्या द्वारा जो ये चाप है और यहाँ पर बनने वाला कोण, इसे हम कहेंगे केंद्रीय कोण। और यह केंद्रीय कोण द्वारा जो त्रिज्याओं द्वारा यह चाप होता है, इस चाप का माप यहाँ पर बनने वाले कोण के माप के बराबर होता है। तो इसे हम कहते हैं लघु चाप, यानी कि त्रिज्याओं द्वारा बनने वाले जो केंद्र पर कोण है उनके द्वारा जो लघु चाप बनता है उसका माप इस कोण के माप के बराबर होता है, या यूं कहें केंद्रीय कोण का माप उसके संगत चाप के माप के बराबर होता है। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा होगा। केंद्र से बनने वाले और रेखा द्वारा बनने वाले हमारे चाप के छोटे, अब जैसे कि ये दीर्घ चाप हो गया, ये लघु चाप हो गया और केंद्र में। अब इससे कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए। महत्वपूर्ण बात ये है, जो केंद्र पे हमने चाप देखा उससे
लघु चाप का माप, लघु चाप का माप उसके संगत केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। लघु चाप का माप, ये लघु चाप है और इसका माप उसके संगत केंद्रीय कोण, ये केंद्र पर बनने वाला कोण, ये केंद्रीय कोण के माप के बराबर होता है। इसे याद रखना बच्चों, केंद्रीय कोण, इसे कहेंगे लघु चाप की परिभाषा, लघु चाप की परिभाषा या केंद्रीय कोण की परिभाषा। दूसरा, दीर्घ चाप का माप, दीर्घ चाप ये हमारा AQB, ये दीर्घ चाप है और ये लघु चाप है। इसका माप, दीर्घ चाप का माप बराबर 360 में से संगत लघु चाप का माप घटा देंगे। संगत लघु चाप, ये संगत लघु चाप है, इसका माप हम घटा देंगे। क्यों 360? क्योंकि केंद्र पर कुल कितना 360, एक रेखा पर 180 होता है और दूसरी रेखा को अगर हम पूरा मिलाएं तो पूरा ये केंद्र पर 360 का माप बनता है, अंशात्मक माप। तो पूरा 360, उसमें से लघु चाप का माप हम घटा देंगे तो हमें दीर्घ चाप का माप मिलेगा। अर्धवृत्तीय, अगर केंद्र से कोई रेखा जाती है यहाँ पर तो यह दो समान भागों में वृत्त बट जाता है, तब हम उसे कहते हैं अर्धवृत्तीय चाप। और अर्धवृत्तीय चाप का माप होता है 180, 360 का आधा, क्योंकि पूरी चाप को हमने दो समान भागों में बांट दिया, इसलिए वो दो भाग यानी कि 180 और प्रत्येक अर्धवृत्त का माप 180 अंश होगा। पूर्ण वृत्त चाप का माप अर्थात पूर्ण वृत्त का माप 360 होता है। बच्चों ये बातें आपको याद रखनी है, हमें आगे की संकल्पना, आगे के सवालों को हल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम अगली संकल्पना के लिए। जैसे हमने देखा कि चाप की सर्वांग समता, हम ये देखते हैं कि एक केंद्र है, जैसे मैंने कहा परमाणु की संरचना बताई, हमारे सोलार सिस्टम में हमने देखा है कि केंद्र पर सूर्य होता है और उसके वृत्ताकार में अनेकों ग्रह अपने वृत्ताकार पाथ यानी पथ पर भ्रमण करते रहते हैं। वैसे अगर एक वृत्त है और उसका एक केंद्रीय वृत्त, एक केंद्र है और हमने एक वृत्त खींचा, उसी को केंद्र मानकर हमने और वृत्त खींचे, हम और भी आगे वृत्त खींच सकते हैं इसको केंद्र मानकर, तब हमारी क्या बदलती है, मतलब हम जब वृत्त खींचते हैं केंद्र तो वही है, परिवर्तन क्या होता है, त्रिज्या, हमारी त्रिज्या बदलती है। अगर यहाँ से यहाँ तक मैंने O लिया और ये A, तो वो A एक त्रिज्या हुई और ये वो समझो हमने यहाँ B लिया तो O भी एक अलग त्रिज्या हुई। अगर हमने इसको R1 लिया तो ये है R2, यानी बड़े वृत्त की त्रिज्या R1 है और ये अंतःवृत्त जो वृत्त है वो R2 है। केंद्र दोनों का एक है, लेकिन इसे एक केंद्रीय हम वृत्त कहेंगे। अब चाप, दो चापों की त्रिज्या व माप समान होते हैं तो वो दोनों चाप परस्पर सर्वांगसम होते हैं। केंद्र एक है लेकिन त्रिज्या अलग अलग है। अब चाप जब त्रिज्या छोटी होगी तो उसके चाप भी छोटे होंगे, लेकिन जैसे त्रिज्या बढ़ती है उसके चाप ये बड़े होते जाते हैं। तो हम दो चाप कब सर्वांगसम होंगे, जब उनकी त्रिज्या सर्वांगसम होगी और उन पर बनने वाले कोण सर्वांगसम होंगे। अब हम ये चाप देखते हैं, A और समझो ये C है और यहाँ पे मैं D लेती हूँ नाम और ये E है। 45 अंश का कोण यहाँ भी बन रहा है, 45 अंश का कोण यहाँ भी बन रहा है, यानी 45 तो चाप C ये सर्वांगसम चाप DE, परंतु यहाँ B है और समझो F है BF और ये समझो G है और ये H है। यहाँ पर 80 अंश का कोण बन रहा है, यहाँ 80 अंश का कोण बन रहा है, यानी कि ये चाप सर्वांगसम है। कौन से? BF चाप सर्वांगसम G या GH। तो हमारी शर्त क्या है? दो चापों की त्रिज्या व माप समान होते हैं तब दोनों चाप परस्पर सर्वांगसम होते हैं। तो कोण का माप भी समान होना चाहिए और त्रिज्या भी समान होनी चाहिए। जैसे ये डॉट डॉट दिखाया है, ये चाप सर्वांगसम है और जो ये पिंक कलर में दिखाया है ये चाप सर्वांगसम है, क्योंकि इनके कोण भी सर्वांगसम है
और इनकी त्रिज्या भी सर्वांग सम है। ठीक है बच्चों, जैसे हम संलग्न कोण में कई कोण साथ जुड़े हुए कोणों को हम जोड़ते हैं, यानी एक पहला कोण प्लस दूसरा कोण प्लस तीसरा कोण, तो पूरे कोण ए बी सी, अगर मैं कहूँ कि कोण ए बी सी का माप कितना, तो हम अगर अलग अलग दिया है सबका, तो कोण 1 प्लस कोण 2 प्लस कोण 3, जैसे इसे कहते हैं संलग्न कोणों की योगफल का गुणधर्म। वैसे ही बच्चों हम चाप में भी अनेक चापों के मापों का योगफल का गुणधर्म करते हैं। जैसे यहाँ अनेक चाप, एक अगर मैं इसको नाम दूँ, एक चाप, ये दूसरा चाप हुआ, ये तीसरा हुआ, ये चौथा चाप है और ये पांचवा चाप है। अगर इन चापों का मैं इस पे नाम अलग अलग लिख देती हूँ, यहाँ ए है, बी है, क्यू है, पी है और यहाँ एक और नाम ले देती हूँ, समझो डी है, तो ए डी, तो हम इसे चापों का गुणधर्म कहेंगे। चापों का गुणधर्म यानी कि हम कंटिन्यू जो चाप है उनका योगफल यानी पूर्ण योगफल होगा। तो हम जोड़ेंगे चाप 1 प्लस चाप 2 प्लस चाप 3 प्लस चाप 4 प्लस चाप 5, यानी पूर्ण वृत्ताकार चाप का माप होगा। अगर मैं सिर्फ दो चापों को ए से क्यू चाप का योगफल कहूँ, तो चाप ए डी प्लस चाप डी क्यू, यानी कि ये और प्लस ये, तो ये हो जाएगा चाप ए डी क्यू का, यानी दो छोटे चापों को जोड़कर हमें ये बड़ा चाप मिलेगा। ये गुणधर्म कहलाता है चाप के मापों के योगफल का गुणधर्म। और इसी पर आधारित हमें आगे के सवाल हमें करने हैं। तो बच्चों ये 2-3 जो बातें थी, जो हमारे चापों का गुणधर्म और चाप की सर्वांग समता और लघु चाप, दीर्घ चाप, केंद्रीय कोण, ये सारी जानकारी हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है और सबसे ये चार बातें जो हमें आगे के सवाल में हमें मदद करेगी। तो आप इन सब कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से दोहरा लीजिए, सीख लीजिए, और ताकि हम आगे की एक्सरसाइज हल कर सकें और प्रमेय कर सकें। तो आप तैयारी करते रहिए, तब तक खुद को प्रेरित करते रहिए, गणित को लिख कर समझ कर पढ़ते रहिए। थैंक यू बच्चों।